हाय फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आपके अपने चैनल आर एन एजुकेशन अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, एक प्रैक्टिस सेट में आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। पेपर 2 की अगर बात करें तो उसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि पेपर 1 के लिए तो 5 सब्जेक्ट होंगे, बट पेपर 2 में आपका सोशल या तो फिर आ जाता है आपका मैथ और साइंस एक में इंक्लूड करके। तो आप लोगों ने CDP का प्रैक्टिस सेट देखा होगा, नहीं देखा है तो देखिएगा ज़रूर। एंड उसके बाद आता है हिंदी। हिंदी का भी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा, मैं आप सभी का शुक्रिया करती हूँ। आप सभी इसी तरीके से अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, देखते रहेंगे, एक ही दिन में 1000 लोगों ने देख लिया तो आप काफ़ी अच्छा कर पाएंगे। यही समय है प्रैक्टिस करने का, तो प्रैक्टिस कीजिए और अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कीजिए। 120 प्लस का हमारा टारगेट है दोस्तों। आप सभी बिल्कुल 120 प्लस प्लस ला पाएंगे अगर इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहें तो। इसके बाद दोस्तों आता है 30 क्वेश्चंस, जो कि आपका 61 से स्टार्ट होता है। संस्कृत का वैकल्पिक सब्जेक्ट जो होता है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसमें आप चाहे इंग्लिश या संस्कृत चूज़ करते हैं। तो चलिए संस्कृत के हम 30 क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आपने संस्कृत फॉर्म में फिल किया है तो आप हमारे साथ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद हम करेंगे 60 क्वेश्चन, जो कि सोशल के होंगे। इस तरीके से आपका पूरा एक प्रैक्टिस सेट पूरा हो जाएगा। 150 क्वेश्चंस आप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संस्कृत सब्जेक्ट की 30 क्वेश्चंस, जो कि आपके लिए 30 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से कर पाते हैं दोस्तों, तो संस्कृत सब्जेक्ट देखिए हिंदी से अटैच होती है, ग्रामर वगैरह हिंदी से अटैच होता है। आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाते हैं आप अगर संस्कृत सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो चलिए, जिन जिन का संस्कृत है वैकल्पिक सब्जेक्ट में, ऑप्शनल सब्जेक्ट में, आप लोगों के लिए संस्कृत के 30 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन फर्स्ट हम देखते हैं, जो कि संस्कृत का क्वेश्चन फर्स्ट होगा, बट आपके प्रैक्टिस सेट में 61 क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं संस्कृत भाषा। देखिए निर्देश दिया होता है, सर्वाधिक समीचीनम विकल्पम चित्वा निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरम दीयताम। मतलब सबसे ज़्यादा जो बेस्ट ऑप्शन होगा वही आपको आंसर में देना है। क्वेश्चन आपको हो जाएगा, छात्राणाम भाषण कौशल विकासार्थम ध्वनि क्रमस्य उपयोग कथम करणीयः। तो आपको यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शंस हैं, भाषण युक्त सूत्र लेख द्वारा, व्यंग चित्राणाम अथवा अन्य दृश्य सामग्रिया प्रयोग द्वारा, या फिर सी हो जाएगा आपका मूल तत्वाधारिता कथाया विवरण कथा द्वारा। डी ऑप्शन है आपका अभिसंचित ध्वनि श्रवण पश्चात श्रुत सामग्री धारीकृत व्याख्या द्वारा अथवा कथा कथन द्वारा। इन चारों ऑप्शन में दोस्तों आपको एक ऑप्शन ही चूज करना है जो कि सबसे बेस्ट हो। देखा यहाँ पे आपने देखा ना, क्वेश्चन में दिया था सर्वाधिक समीचीन, मतलब सबसे अधिक जो सबसे सही हो। तो इन चारों में से कौन सा सबसे सही हो जाएगा दोस्तों? यहाँ देखिए आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ कह क्या रहा है, अभिसिंचित ध्वनि श्रवण पश्चात श्रुत सामग्री माधारीकृत, मतलब श्रुत सामग्री पर आधारित व्याख्या द्वारा अथवा कथान कथन द्वारा। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों छात्रों के बीच देखिए भाषा कौशल के विकास के लिए ध्वनि क्रम का उपयोग जो होता है अभिसिंचित ध्वनि श्रवण के उपरांत सुनी हुई, मतलब जो श्रुत को कहते हैं हम, सुनी हुई सामग्री को आधार बना करके व्याख्या द्वारा और कथा कथन द्वारा उपयोग करना चाहिए। सो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन इज राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, एकालाप द्वारा त्रयाणाम उपकौशलानाम आकलः क्रियते। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शंस हैं आपके, स्वर लहरी जिसको हम टोन कहते हैं इंग्लिश में, स्वर लहरी, ध्वनि गुण, गति। बी ऑप्शन में है ध्वनि गुण शैली वक्तु प्रस्तुति, और सी ऑप्शन में है वक्त्रानुमानम स्वर लहरी और संदर्भ। डी ऑप्शन में भाव भंगिमा वक्त्रानुमानम वक्त प्रस्तुति। यहाँ पर सही क्या होगा दोस्तों? देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। जो टोन होता है ना, अलाप का मतलब क्या होता है? एक अलाप मतलब जो टोन होता है, जो ध्वनि होती है, उसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि एक अलाप द्वारा 3 उपकौशलों का आकलन किया जाता है। कौन कौन से उपकौशल? वो 3 उपकौशल कौन कौन से हैं ये देखिएगा। वो होता है दोस्तों, पहला स्वर लहरी, और दूसरा ध्वनि गुण, और तीसरा गति। मतलब टोन होना चाहिए और ध्वनि गुण होना चाहिए, और उसकी जो गति है वो भी आपका आ जाता है एक आलाप में। ये 3 कौशल आ जाते हैं। सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाषा अर्जुन दृष्टिया असम्यक परिवेशेण अभिप्राय अस्ति। क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, लक्ष्य भाषायाः प्रयोग न क्रियते। बी ऑप्शन है यदा कदा अनुवादस्य अपि सहाय्यं स्वीक्रियते। सी ऑप्शन है कक्षायां छात्रा अपि सक्रियाः भवन्ति। एंड डी ऑप्शन हो जाएगा आपका लक्ष्य भाषा पाठन समये मातृभाषायाः प्रयोगः यदा कदा क्रियते।
इन चारों में क्या हो जाएगा दोस्तों, इन चारों में अगर कहें तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषा अर्जुन दृष्टि के असम्यक। कह क्या रहा है, भाषा अर्जुन दृष्टिया असम्यक। असम्यक भाषा अर्जुन दृष्टि के असम्यक परिवेश का अभिप्राय क्या होता है कि वो इन चारों विकल्प में से दोस्तों लक्ष्य भाषा का प्रयोग न करना दिया है ना, लक्ष्य भाषा या प्रयोग न क्रियते, मतलब लक्ष्य भाषा का प्रयोग न करना। और ये क्योंकि लक्ष्य भाषा का प्रयोग न करना जो होता है इसलिए क्योंकि लक्ष्य भाषा का प्रयोग प्रयोग यहाँ पर अनुचित होता है। लक्ष्य भाषा का प्रयोग अगर कहें इन चारों ऑप्शन में तो यहाँ पर अनुचित होगा, तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है असम्यक। समझिएगा क्वेश्चन की फॉर्म नेगेटिव है, सम्यक मतलब सही होगा, असम्यक मतलब नहीं सही होगा। तो यहाँ पर अनुचित कौन सा होगा, असम्यक का मतलब यही पूछ रहा है कि क्या अनुचित है, क्या उचित नहीं है। तो लक्ष्य भाषा प्रयोग न क्रियते, लक्ष्य भाषा का प्रयोग यहाँ पर न करना। सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्वंद्व समासस्य उदाहरणम, द्वंद्व समास का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो द्वंद्व समास आप जान रहे हैं, द्वंद्व समास क्या है। देखिए राम कृष्ण, जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो तथा उनके मध्य में और शब्द का लोप हो, द्वंद्व समास होता है। अन्य उदाहरण अगर कहें तो जैसे जय पराजय, और लाभ लाभव मतलब लाभ ही लाभ, और राम लक्ष्मणव राम और लक्ष्मण, लव कुशव लव और कुश, ऐसे सभी हो जाते हैं। इसको कहते हैं हम चार्थे द्वंद्व। उभय पदार्थ होता है, प्रधानों में द्वंद्व होता है, द्वंद्व प्रधान होता है जिस समास में देखिए सभी पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब पहला और दूसरा दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे राम कृष्ण, राम और कृष्ण दोनों पद प्रधान होते हैं, ये नहीं है कोई एक ही पद प्रधान होगा, तो वो हो जाता है द्वंद्व समास। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिप्रश्नेन अधिगमनेन अभिप्रायः अस्ति। आपके ऑप्शंस हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा व्याख्या समये सार्थक ध्वनीनाम उच्चारणम, प्रश्न समस्यानां समाधानस्य प्रयासः, भाषा शिक्षणार्थम सिद्धांतम प्रतिपादनम, और डी ऑप्शन है व्यवस्थित रूपेण विषय सामग्र्या प्रस्तुति। क्या कह रहा है, परिप्रश्नेन अधिगमनेन अभिप्रायः अस्ति। इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि देखिए यहाँ पर आपका परिप्रश्न से प्रश्न की समस्या का समाधान होता है। तो परिप्रश्नेन अधिगमनेन सीखने में, परिप्रश्न का सीखने में अभिप्राय अस्ति क्या अभिप्राय है ये पूछा जा रहा है। तो परिप्रश्न से प्रश्न की समस्या का समाधान होता है, इससे प्रश्नगत कथ्य जो होते हैं ना मूल बातों की सही जानकारी होती है। परिप्रश्न अधिगम जो होता है उसका प्रयोग भी प्रश्नगत समस्या के समाधान करने के प्रयास के रूप में ही किया जाना होता है। सो योर आंसर बी ऑप्शन, प्रश्न समस्यानां समाधानस्य प्रयासः, प्रश्न में समस्या के समाधान का प्रयास किया जाता है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा 66, ये रहा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन। भाषा शिक्षणार्थम महत्वपूर्ण अवस्था अस्ति, भाषा के शिक्षण में महत्वपूर्ण अवस्था क्या है। यदा विद्यार्थिनः तार्किक चिंतन युक्ता भवन्ति, यदा छात्रा अर्थप्राप्त्यर्थ शब्दकोशान् द्रष्टुं समर्था भवन्ति, यदा छात्रा प्रश्नान् प्रष्टुं समर्था भवन्ति, यदा बाला भाषार्जने सक्षमा भवन्ति। यहाँ पर दोस्तों अगर कहें तो देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण अवस्था क्या होगी, भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण अवस्था होगी यदा बाला भाषा अर्जने सक्षमा भवन्ति, जब बालक भाषा के अर्जन में सक्षम हो जाता है। महत्वपूर्ण अवस्था वही है कि बालक जो है वो भाषा के अर्जन में, भाषा सीखने में सक्षम हो जाए, भाषा अर्जन में सक्षम हो जाए, भाषा अर्जन वो पूर्ण सक्षम हो, अर्थात उनकी उन्हें इस तरीके से पढ़ाया जाए कि उनके समझ में भाषा की जानकारी आने लगे कि हाँ ये भाषा है, उचित अनुचित वो समझने लगे। सो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन इज राइट। दोस्तों इसी तरीके से प्रैक्टिस करते हुए ही आप संस्कृत को इजी बना सकते हैं। देखिए संस्कृत के कुछ
मतलब ये जो है संस्कृत में लिखा हुआ उसको हिंदी में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होती है। अगर आपका संस्कृत सब्जेक्ट नहीं है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा, बट हिंदी से अटैच ही होता है। प्रैक्टिस करते करते आप समझ जाएंगे कि इसका हिंदी क्या है, और हिंदी आपकी मातृभाषा है, उसमें अगर आप कन्वर्ट कर पाते हैं तो ईजिली समझ पाएंगे क्वेश्चन के आंसर को। तो प्रैक्टिस ही कीजिए, प्रैक्टिस ही करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए, और ऐसे ही प्रैक्टिस पाने के लिए क्या करना होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। एजुकेशनल वीडियो आपको सभी मिलते रहेंगे इस तरीके से। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। सारांशम लेखितुम आवश्यके द्वे कौशले अस्तः। ऑप्शन है आपके स्वशब्द पाठ्य वस्तु न पुनर्लेखनम, दूसरा होगा मुख्य सामान्यम च बिंदु संज्ञानम, तीसरा हो जाएगा सम्यक लेखने योजका नाम प्रयोग, और चौथा हो जाएगा आपका शब्दानाम स्थानीय संकेतानाम प्रयोग सम्यक लेखनम। अब यहाँ कह रहा है सारांशम लेखितुम, सारांश लिखना है। आवश्यक मतलब आवश्यक है द्वे कौशलस्तः, वो दो कौशल कौन कौन से होंगे जो कि सारांश लिखने के लिए आवश्यक होंगे। तो यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन में क्या है, मुख्यम सामान्यम च बिंदु संज्ञानम, च का अर्थ होता है और। तो यहाँ पर दिया गया है कि सारांश लेखन के लिए दो कौशल आवश्यक होंगे। कौन कौन से वो होंगे, देखिए सामान्य और प्रमुख बिंदुओं का ज्ञान होना। सामान्य में संपूर्ण रूप से बोधगत स्तर पर लिखा जाता है। देखिए जैसा कि आप लोगों ने बीटीसी में बीएड में भी आप लोग ये लेसन प्लान बनाए होंगे, तो उसमें होता है ना आपका सामान्य एक कुछ उद्देश्य होता है और एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। तो उसी तरीके से मुख्य और सामान्य इन दोनों बिंदुओं का ज्ञान होना जरूरी है। सो योर आंसर दैट विल बी बी ऑप्शन इज राइट। यदा छात्रकालस्य अवधारणम् अवगन्तुं समर्था न भवन्ति तदा उपचारात्मकं कार्यं किं भविष्यति। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, यदा छात्रा कालस्य, यदि छात्र जो है किसी समय अवधारण अवगंतुम समर्था न भवति, अवधारण को समझने में समर्थ नहीं है, तद भवन्ति तदा तब उपचारात्मकम कार्यम किम भविष्यति, तब उपचारात्मक कार्य कब करना चाहिए, में उपचारात्मक कार्य में क्या करना चाहिए। क्या संबंध सूत्राणाम रटनम, क्या संबंध सूत्र से संबंधित जो कुछ भी हो उसे भी रटवा दीजिए, या संबंध लकाराणाम अभ्यास है, उस चीज से उस कथन से संबंधित लकार का अभ्यास कराएं, या फिर संदर्भानुगुणम भाषाभ्यास, संदर्भ के गुणों का भाषा का अभ्यास कराएं, या फिर लकारानुगुणम रूपाणाम पुनः पुनः स्मरणम, या फिर उसको लकार को गुण को उसके रूप को पुनः पुनः बार बार स्मरण करें। तो देखिए रटने को और स्मरण करने को मतलब एक ही हो जाता है। एक तरीके से रटना मतलब याद करना, और स्मरणम मतलब स्मरण करना भी याद करना ही हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब छात्र काल को अवधारण करने में समर्थ नहीं होते हैं, यदा छात्रा कालस्य अवधारणम अवगंतुम समर्था न भवन्ति, देखिए कहा गया ना नहीं होते हैं, न भवन्ति, तो क्या करना चाहिए। तो जब नहीं होते हैं तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, उपचारात्मक कार्य लकार संबंधी रूपों का बार बार स्मरण कराया जाना ही अभिष्ट होगा। देखिए रटनम हो जाता है याद करना, रटना, लेकिन किस चीज का बोल रहा है, सिर्फ संबंध सूत्राणाम, सिर्फ सूत्र को रटना अलग बात है। लकारानुगुणम, लकार को गुण को और रूपाणाम उसके रूप को पुनः पुनः बार बार स्मरण करना का अर्थ हो गया याद करना, एक तरीके से मतलब अभ्यास कराना, उसको स्मरण करना, माइंड में सेट करना, बैठा लेना कि सही क्या होगा, न कि रट्टा मारना। ये पहला ऑप्शन रटनम ये अलग हो जाएगा। पुनः पुनः स्मरणम मतलब बार बार उसे समझना, स्मरण करना, ये अलग पॉइंट हो जाएगा। सो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन। आपका डी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते करते ही एक बेहतर स्कोर खड़ा कर पाएंगे। प्रैक्टिस करने से ही इंसान परफेक्ट बनता है। तो आप भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखें, और अपने स्कोर को बेहतर करने के लिए खुद को आपको परफेक्ट बनाना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस ही करना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा सतत व्यापक मूल्यांकनम अंतर्गते, सतत व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत क्या आता है। छात्र सर्वदा आनंदेन कार्य निमग्ना भवति, छात्र हमेशा आनंद से कार्य में निमग्न होता है, ये होगा। या छात्रा शैक्षणिक भारम अधिकम निर्वहन्ति, या छात्रों पर शिक्षा का जो अधिक भार होता है वो। या फिर छात्रा पूर्णतया अध्यापका नाम नियंत्रणे सन्ति, या फिर छात्र पूर्णतया अध्यापक के नियंत्रण में रहे। या फिर छात्राणाम मूल्यांकना
मूल्यांकनम नियमित रूपेण क्रियते। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा छात्रों का सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता ही है यही कि छात्रों का नियमित रूप से मूल्यांकन हो। मतलब कि बच्चों ने हर समय क्या सीखा, कितना सीखा ये पता चल सके, क्या नहीं सीखा ये भी पता चले, और नहीं सीखा तो उसके लिए क्या करना होगा। निगमनात्मक और उपचारात्मक दोनों कार्य इसके अंतर्गत आ जाते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब ही यही होता है कि बच्चे ने नहीं सीखा, अगर तो क्यों नहीं सीखा, उसके लिए हम क्या योजना लाएं या क्या किस तरीके से सिखाएं, ये हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक मिनट में थोड़ा सा नेट को बंद कर दो। ओके, अब किस क्वेश्चन पे थे हम लोग? हाँ, यहाँ सृजनात्मक पठनस्य उदाहरणम। सृजनात्मक पठन का उदाहरण क्या होगा? संबंध सूचनार्थम अंतर्जाल दर्शनम, भिन्न दृष्टिकोणेन नाटकीकरणम, भूमिका निर्वहनम, पुनर्लेखनम च, अर्थ प्राप्त्यर्थम वाचनम, या फिर परामर्श कार्यम ग्रंथालये अधिकम करणीयम। क्या हो जाएगा? सृजनात्मक पाठ का उदाहरण क्या होगा? तो सृजनात्मक पाठ के उदाहरण के लिए कहें अगर तो देखिए चारों ऑप्शन में देखिए सबसे बड़ा ऑप्शन यही है, भिन्न दृष्टिकोणेन नाटकीकरणम, भूमिका निर्वहनम, पुनर्लेखनम च। तो आपका सबसे सही आंसर हो जाएगा भिन्न दृष्टिकोण, अलग अलग दृष्टिकोण से नाटक में भूमिका का निर्वहन करना और फिर से लेखन करना। ये आपका सृजनात्मक पाठ का सबसे बेहतर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सृजनात्मक पठन का उदाहरण हो जाएगा भिन्न दृष्टिकोण से नाटकीकृत की भूमिका का निर्वहन और पुनर्लेखन, फिर से लिखना। ये सृजनात्मक पठन में व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास सम्यक होता है। इस तरीके से जो सृजनात्मक पठन करता है उसमें व्यक्ति का बहुमुखी विकास, सम्यक का मतलब मिला जो हुआ होता है, इंक्लूड होता है। क्या क्या बहुत सारी चीज़ें दे दी इसमें, दृष्टिकोण का अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना, नाटकीकरण नाटक करना, भूमिका निर्वहन किसी भी रोल को प्ले करना, भूमिका का निर्वाह करना, पुनर्लेखनम और फिर से उसका लेखन करना सोच करके। तो ये सारा आ जाता है सृजनात्मक पाठस्य। तो आपका यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। विहंगम दृष्टया स्किमिंग पठनेन अभिप्राय अस्ति। स्किमिंग में क्या है? विहंगम दृष्टया, जिसको कि हम स्किमिंग कहते हैं, इसके पढ़ने का अभिप्राय अस्ति, क्या अभिप्राय होगा? विशिष्टम अर्थम अथवा सूचना प्राप्तुम संपूर्ण पाठ्य वस्तुनः गंभीरतया पठनम, या फिर बी ऑप्शन हो जाएगा लिखित सामग्र्या सार्थक सूचना प्राप्तुम पठनम, सी ऑप्शन हो जाएगा पठित सामग्र्यां विचारार्थ निहितार्थ सूचनार्थ च निर्णयः, डी ऑप्शन सामान्य भावार्थ विचारम अथवा सार प्राप्तुम पाठ्य वस्तुनः शीघ्रतया पठनम। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर दोस्तों 71 की बात करें तो विहंगम दृष्टि से पढ़ने का आशय विशिष्ट अर्थ अथवा सूचना प्राप्त करने हेतु संपूर्ण पाठ्य वस्तुओं का गंभीरता पूर्वक पठन होता है। तो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा पाठ्य वस्तु समग्रता इत्यनेन अभिप्रायः अस्ति कस्मिंश्चित् अनुच्छेदे प्रदत्त सूचनानुगुणं प्रस्तुतीकरणं, बी ऑप्शन दीर्घ अनुच्छेदात् सूचना लेखनम, सी ऑप्शन विभिन्न अनुच्छेदेषु वाक्येषु वा परस्परं संबद्धतां दर्शितुं सर्वेषां नाम पदानां प्रयोगः, और डी हो जाएगा कथा वर्णनानुगुणम अनुच्छेद व्यवस्था। यहाँ पे हो जाएगा क्या दोस्तों? यहाँ पे अगर बात करें आपके आंसर की तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही। देखिए विभिन्न अनुच्छेदेषु, विभिन्न अनुच्छेदों का वाक्येषु वा परस्परम संबद्धा, विभिन्न अनुच्छेद जो कई अनुच्छेद होते हैं उनका वाक्यों का परस्पर संबंध उसमें दिखाया जाता है। तो परस्पर संबंध दिखाने के लिए सभी नाम और पदों का प्रयोग किया गया है। यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका अधिकृत श्रवणेन अभिप्रायः अस्ति सा परिस्थिति यदा श्रवण सत्रे संपूर्ण कार्यं करोति संभाषण रूपेण अथवा अभिलेखन रूपेण स्वाभाविक संभाषण श्रवणम, या फिर सी ऑप्शन हो जाएगा अध्यापक द्वारा उच्च पठित सामग्र्याः अथवा संभाषित सामग्र्याः सावधानम श्रवणम, डी ऑप्शन विशिष्ट सूचना प्राप्त्यर्थम अवधान पूर्वक श्रवणम। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे अगर बात करें आपके क्वेश्चन की तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अधिकृत। देखिए डी ऑप्शन में क्या दे रहा है? विशिष्ट सूचना प्राप्त अवधान पूर्वक श्रवणम। बहुत अधिक मतलब विशिष्ट सूचना को प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है कि अवधान पूर्वक, बहुत ही ध्यान पूर्वक सूचना को सम्यक रूप से ग्रहण करना होता है। यही सबसे ज़्यादा आपका सही हो जाएगा। विशिष्ट सूचना प्राप्त, विशिष्ट सूचना को प्राप्त करने के लिए अवधान पूर्वक, बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना होता है किसी चीज़ को।
सो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन इज राइट। 73 के बाद 74 आ जाएगा इधर आपका। ठीक, यहाँ पर दोस्तों आपका 74 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए लेखनम भाषणात् भिन्नम अस्ति, लेखने गतिविधि आधारित प्रवाह अधिकं भवति, लेखने व्याकरणात्मकं संरचनायाः अधिकं सम्बन्धः न भवति, लेखनं प्रायः मुक्तं भवति, लेखने पुनरावृत्त्या अथवा संक्षेपीकरणस्य न्यूनता भवति। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन क्या कह रहा है कि लेखने पुनरावृत्त्या, लेखन में पुनरावृत्ति और संक्षेपीकरण से न्यूनता भवति, लेखन भाषणात् भिन्न अस्ति, मतलब क्या कह रहा है कि लेखन भाषण से पृथक होता है, लेखन भाषण से पृथक होता है। इसमें आपको ज्ञात हो कि लेखन में पुनरावृत्ति अथवा संक्षेपीकरण की न्यूनता होती है। लेखन में जब हम कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो क्या बार बार आता है, दोहराया जाता है? नहीं, वो गलत होता है, बार बार नहीं लिखा जाता, और मतलब पुनरावृत्ति नहीं होती है, और संक्षेपीकरण की न्यूनता होती है और उसे संक्षेप में लिखा जाता है। भाषण में पुनरावृत्ति तथा संक्षेपीकरण दोनों की संभावना होती है। लेखन और भाषण में अंतर क्या है? भाषण जब हम कोई चीज़ बोलते हैं तो ये मतलब चांस रहता है कि उसे हम दोबारा बोल देते हैं और पुनरावृत्ति उसकी हो जाती है, और वो संक्षेप नहीं होता बल्कि लंबा खिंच जाता है जब हम भाषण देते हैं। और लिखने की बात अगर कहें तो उसमें संक्षेपीकरण का ध्यान रखना होता है, लिमिटेड आपके वर्ड्स होने चाहिए, और उसमें आपकी पुनरावृत्ति मतलब एक ही लाइन को आप दोबारा रिपीट नहीं करना चाहिए, आपको नहीं कर सकते हो। तो ये अंतर होता है लेखन और भाषण में। सो योर आंसर दैट विल बी डी ऑप्शन, लेखन पुनरावृत्त्या अथवा संक्षेपीकरण से न्यूनता भवति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कस्यामपि संस्कृत कक्षायाम अधिकाधिकम संस्कृत प्रयोगे न लाभः भवति, किस कक्षा में, किस संस्कृत की कक्षा में अधिक से अधिक संस्कृत के प्रयोग जो है लाभ नहीं होता है संस्कृत के प्रयोग का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सहज संस्कृत प्राप्त्यर्थम संस्कृत परिवेशस्य निर्माणं भवति, छात्र शब्दार्थनं प्राप्तुन्वति, श्रुतलेखनस्य अभ्यासार्थम आवश्यकं सोपानमिदं, छात्रा व्याकरण ज्ञानं सुगमतया वगच्छति। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए कस्यामपि, किसमें, संस्कृत कक्षायाम अधिकाधिक। देखिए आपका पहला ऑप्शन ही कह रहा है कि सहज संस्कृत प्राप्त्यर्थम, सहजता से संस्कृत को प्राप्त करना, संस्कृत को सीखना, संस्कृत परिवेशस्य निर्माणं भवति। यहाँ पर दोस्तों किसी संस्कृत कक्षा में अधिक से अधिक संस्कृत के प्रयोग से ये होता है, लाभ होता है कि सहज संस्कृत प्राप्त करने का एक तरीके से संस्कृत का परिवेश ही बन जाता है, परिवेश का निर्माण हो जाता है, जिससे हम संस्कृत को हम सहजता से प्राप्त कर पाते हैं। बिल्कुल ईजी वे में आप संस्कृत को सीख पाते हैं बच्चे। क्या होता है वहाँ पे, इन्वायरमेंट ही संस्कृत का हो जाता है। सब लोग जब संस्कृत बोलते हैं तो ये एक तरीके से परिवेश बन जाता है, परिवेश का निर्माण हो जाता है। सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन। ओह सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी में भी, आपके इंग्लिश में भी, संस्कृत में भी। कुछ क्वेश्चंस के बाद 15 क्वेश्चन के बाद आपके पैसेज आते हैं, गद्य और पद्य से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर भी है, अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानां, प्रश्न संख्या 76 से 81 तक विकल्पात्मकोत्तरेषु समुचितम् उत्तरं चित्वा लिखत, येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। क्या कह रहा है यहाँ पर एक विद्या के बारे में कहा जा रहा है कि विद्या यदि नहीं है, येषां न विद्या, यदि विद्या नहीं है, न तपो न दानम, न तप है न दान है, किसी भी मनुष्य में यदि विद्या नहीं है, तप नहीं करता है वो मनुष्य, दान नहीं करता है, ज्ञानम न शीलम, न ज्ञान है उसके अंदर, न शील गुण है, और ना ही वो धर्मवान है, ना ही धर्म की रक्षा करता है, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, वह मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, वह मनुष्य इस मर्त्यलोक में भूमि भारभूता, इस भूमि पर वो भार के समान है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, जैसे मनुष्य के रूप में मृग जो है घास को चरता है, उसी प्रकार वह मनुष्य है, एक मृग के समान। तो चलिए ये था आपका श्लोक और इसका ये था अर्थ। अब आप इस अर्थ को सुनने के बाद बहुत ही ईजी वे में आसानी से आप क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। चलिए, ते मनुष्य भूमो भार संति,
ते मनुष्या वे मनुष्य भूमौ भार संति भूमि पर भार के समान होते हैं। कौन से? ये विद्याहीना, ये ज्ञानिनः, ये परिश्रमशीला, ये दानशीला। देखिए ये ज्ञानिनः, ये परिश्रमशीला, ये दानशीला का मतलब है ये ज्ञानी होते हैं, परिश्रमशील होते हैं, दानशील होते हैं। तो ये तो दोस्तों उचित अच्छे मनुष्यों का गुण है। आपका भूमि पर भार के समान कौन है? ये विद्याहीना, वो जो कि विद्या से हीन है, अर्थात जिनके पास विद्या नहीं है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्मिन् श्लोके भुवि इति पदस्य विशेषण पदमस्ति। इस श्लोक में जो भुवि पद है उसका विशेषण क्या है? चरंती मर्तलोके धर्म गुण। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। तो देखिए भुवि भारभूता, भुवि शब्द के बारे में पूछा जा रहा है। भुवि पद में विशेषण पद क्या है? तो विशेषण पद आपका हो जाएगा मर्तलोके भुवि भारभूता। इस प्रकार आपका यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, बी ऑप्शन मर्तलोके। मृगाश्चरंती यदि पदस्य संधि विक्षेप अस्ति। तो मृगाश्चरंती इस पद में संधि विक्षेप क्या होगा? मृग प्लस चरंती, मृगाश प्लस चरंती, मृगाह चरंती और मृगा प्लस चरंती। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हो जाएगा मृगाश चरंती, इस पद का संधि विच्छेद हो जाएगा मृगाह प्लस चरंती। आपका जो विसर्ग होता है वो जाकर के श में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, मृगाह प्लस चरंती। ठीक है, ये जो होगा दोस्तों आपका जो विसर्ग की मात्रा है वो जाकर के बड़ा श बनता है। तो ये किस सूत्र में आएगा? अस्तुश्चुनाश्चु सूत्र में आएगा। संस्कृत पढ़ेंगे आप तो संस्कृत में जो संधि होती है अस्तुश्चुनाश्चु सूत्र में से ये संधि कार्य कर रहा है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि मृगाश्चरंती में कौन सा सूत्र है तो अस्तुश्चुनाश्चु होगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ये शाम इति पद से विभक्ति अस्ति। ये शाम जो है इस पद में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति है या तृतीया विभक्ति है, प्रथमा है या फिर सप्तमी है? तो ये शाम में दोस्तों आपका षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। ये शाम की अगर बात करें तो देखिए सुनिएगा, स्क्रीन पर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दे रही हूँ, देखिएगा। यह यौ ये, यम यौ यान, येन याभ्याम यै, यस्मै याभ्याम येभ्य, यस्मात् याभ्याम येभ्य, यस्य यस्यो येषाम, यस्य ययो येषाम, यस्मिन ययो येषु। तो दोस्तों यहाँ पर यस्य ययो येषाम ये आपका बहुवचन में हो गया षष्ठी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन, येषाम है षष्ठी विभक्ति। ठीक है, चलिए। भूतः इति पदे प्रत्यय अस्ति। भूतः इति पदे प्रत्यय अस्ति। भूतः पद में कौन सा प्रत्यय है? कत प्रत्यय, भूतः अह कत प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा, यहाँ पर कत प्रत्यय हो जाएगा। दो बार यहाँ पे कत दे दिया है तो ये गलत है, आपका कत प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। निम्नलिखितेषु किम पदम नपुंसक लिंगे अस्ति। निम्नलिखित में से कौन से पद में नपुंसक लिंग है? गुणः, मृगः, तपः, विद्या। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि तप जो है नपुंसक लिंग में है। नपुंसक लिंग वे शब्द होते हैं जो किसी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के लिए अलग से प्रयुक्त नहीं होते। तप जो है स्त्री तप करती है या पुरुष तप करता है, तो ये जो तप है वो सबके लिए एक ही हो जाएगा। चाहे किसी आप महिला की बात करें, महिला तप करती है या फिर पुरुष तप करता है, तो तप जो है वो नपुंसक लिंग है, ये सब में एक जैसा ही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए निर्देश क्या है? अधुलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदनंतरम प्रदत्त प्रश्नानां विकल्पत्रेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। आपका यहाँ पे देखिए श्लोक हो गया। अब यहाँ पे एक गद्य है जिसको कि आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको यहाँ से आंसर देना है। कस्मिंश्चिदरण्ये वसति स्म कोऽपि सिंहः पर्वतस्य गुहायां स दिवा अश्वपतरात्रौ च वने इतस्ततः परिभ्रमणं पशून् भक्षयत्। कदाचित् प्रभूतमाहारं कृत्वा अयं सिंहं कस्यचिद् वृक्षस्य छायां सुखेन अस्वपत्। तत् बहवः मूषका बिलात् निर्गत्य सानन्दं सिंहस्य शरीरे अनृत्यन् इतस्ततः। तेन पीडितः सिंहः प्रबुद्धः अभवत्। तं प्रबुद्ध्वा दृष्ट्वा पलायन्ते सर्वे मूषका बिलं। तेषां कमपि मूषक गृह्णात् सिंहः करतलेन। तदा सः मूषकः आर्तस्वरेण अवदत्, भो महाराज, त्वं किल पशूनां राजा, प्रसिद्ध तव पराक्रमः, अहत क्षुद्रः जंतु। दोस्तों इसी तरह थोड़ा सा पैसेज और है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये आप लोगों ने पढ़ी होगी स्टोरी शेर और
चूहे की स्टोरी है, जो कि शेर जो जाल में फंस जाता है और चूहा जो है उसके ऊपर कूदता है इधर उधर। तो चलिए इसको हम पूरा दिखाते हैं। ये रहा थोड़ा सा। अपराधम तावत क्षमस्व माम माँ जही मयि दया कुरु कदाचिदहं करिष्यामि तव सहाय्यम इति एतद तस्य आर्तवचनं श्रुत्वा सिंह तमुच्चत। चलिए ये आपका पैसेज हो गया। अब इसी पैसेज से ही आपको क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं। मूषिका कुतः निर्गच्छन्ति स्म, मूषक जो है कुतः निर्गच्छन्ति स्म, कहाँ जाता है? बिलात गुहात वनात वृक्ष मूलात। तो चूहा कहाँ जाएगा? बिल में जाएगा। सो योर आंसर दैट विल बी फर्स्ट ऑप्शन बिलात। चलिए अगला हो जाएगा मूषकाः कुत्र नृत्यन्ति स्म, मूषक जो है कहाँ नृत्य करता है? बिले, क्या बिल में करता है? सिंह से शरीरे, क्या शेर के शरीर पर, या गुहायाम, या फिर वृक्षों पर ही? तो वो सिंह के शरीर पर, शेर के शरीर पर करता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा सिंह एकम मूषकम केन अगृहणात, शेर जो है एक चूहे को केन गृहणात क्या करता है? शेर सिंह जो है चूहा जो है वो शेर का कहाँ गृहणात जाता है? पादेन, पैर पर चढ़ता है, या फिर बाहुबलेन, या फिर करतलेन, या दंडेन। तो सिंह जो है उसको, अच्छा यहाँ कह रहा है कि सिंह जो है चूहे को किस में ले लेता है? अपने पैर से दबाता है, बाहुबल में दबा लेता है, भुजाओं में, या फिर दंड देता है, या फिर करतल में। तो करतलेन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन। अगला हो जाएगा जही इति क्रियापदस्य लकार अस्ति। दोस्तों यहाँ पर अगर आपको लकार पता होंगे, आपने पढ़ा होगा रूप, तभी आप यहाँ बता पाएंगे। तो जही, देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जही क्या है? ये हन धातु का है, हन धातु का है, और हन में हन हनंतु ऐसे बनता है, घनंती। तो आप सोचेंगे जही कैसे आ गया? तो देखिए हंतु हताम हनंतु, हंतु हताम घनंतु होता है, और दूसरे में मध्यम पुरुष में हो जाता है आपका जही, जिसको कि हतात भी बोलते हैं, लेकिन जही भी लिख करके आ जाता है। तो आप सोचते ही रह जाएंगे जही क्या है? जही जो है आपका हतात हो जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, हंतु हताम घनंतु, जही हतम हत, हानानि हानाव हनाम। तो आपका देखिए प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष में आपका जही दिख रहा है एक वचन में, तो ये हो जाएगा मध्यम पुरुष एक वचन जही। तो आपका ये लकार पूछा है, कौन सा लकार हो जाएगा? लट लकार, लंग लकार, लट लकार, या लोट लकार। तो यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा लोट लकार हो जाएगा। चलिए ये रहा आपका लोट लकार हो जाएगा, ठीक। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कस्मिश्चिदरण्ये पदस्य संधि विच्छेद अस्ति, कस्मिश्चिदरण्ये में पद का संधि विच्छेद करना है, तो क्या होगा? कस्मिश्चिद प्लस अरण्ये, कस्मिश्चिद प्लस अरण्ये, कस्मिन प्लस चिद प्लस रण्ये, कस्मिन प्लस अरण्ये, क्या होगा? देखिए सब वैसे ही लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा मात्रा का और थोड़ा सा विच्छेद का ध्यान देना है, किस तरीके से किस किस भाग को विच्छेद किया जाता है। तो यहाँ पे कस्मिश्चिद रण्य पद का संधि विच्छेद होगा कस्मिश्चिद प्लस अरण्य। बी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कस्मिश्चिद प्लस अरण्य। ये आपका हुआ राइट ऑप्शन, ठीक। चलिए मई इति पदे विभक्ति अस्ति, मई जो है इस पद में विभक्ति है, कौन सी विभक्ति है मई में? सप्तमी होगा, तृतीया होगा, या फिर आपका मई जो होगा, देखिए दोस्तों सप्तमी विभक्ति हो जाएगा मई का। मई अस्मद का रूप होता है और सप्तमी विभक्ति का रूप है मई आवयो अस्मासु, ठीक है, मई आवयो अस्मासु। तो मई हो जाएगा आपका सप्तमी विभक्ति। सिंह केन पीड़िता आसीत, मूषका नाम नृत्येन। सिंह जो है किससे पीड़ित था, किससे दुखी था? मूषक के नृत्य करने से, या धावने से, मतलब दौड़ने से, मूषकेन या मूषक से, या फिर बुभुक्षया या भूख से। तो यहाँ पे आपका 88 का हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन की मूषका नाम नृत्येन। जब सिंह जो के ऊपर चूहा जब नृत्य कर रहा था, उछल कूद मचा रहा था, तो उससे सिंह को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आ रहा था, गुस्सा आ रहा था, तो वो पीड़ित था, एक तरीके से इरिटेट था। फर्स्ट ऑप्शन मूषका नाम नृत्येन हो जाएगा यहाँ पर, राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाता है। यहाँ पे निर्गत्य इति पदे प्रत्यय अस्ति, निर्गत्य में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों किसी भी शब्द में जब लास्ट में य आता है ना, निर्गत्य य आता है ना, ल्यप प्रत्यय हो जाएगा आपका। पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, ल्यप प्रत्यय। देखिए ये एक तरीके से आपके लिए हिंट है, इस तरीके का कोई भी शब्द आ जाए तो वहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ल्यप प्रत्यय। निर्गत्य पद में ल्यप प्रत्यय होगा, ल्यप हमेशा जो है उपसर्ग होता है, ठीक। चलिए
अगला आपका ऑप्शन हो जाएगा 90, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका अत्र तत्र इत्यर्थे किम अव्यय पदम प्रयुक्तम। अत्र तत्र जो है ये किस अव्यय पद में प्रयुक्त होता है, तो अत्र तत्र को हम कहते हैं इतस्ततः, मतलब यहाँ वहाँ या अत्र तत्र। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। अत्र तत्र का अर्थ हो जाएगा अव्यय पद में प्रयुक्त होता है ये इतस्ततः, ये अव्यय है एक तरीके से, ठीक है। तो इतस्ततः हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही हो गया राइट। चलिए अब दोस्तों इस तरीके से आपके 90 क्वेश्चन पूरे हो गए। सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन के लिए हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। आपके हमारे ये संस्कृत के 30 क्वेश्चंस कैसे लगे, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और देखिए हमारी वीडियोज़ देखेंगे तो दोस्तों आपका प्रैक्टिस होता जाएगा और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। 120+ स्कोर के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द आइकन, बेल को आप प्रेस कीजिए जिससे कि आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस से ही आप 120 स्कोर बिल्कुल कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।